नहीं उसको सीधा है, ठीक है, उसको टच निकालिए। खा के आए हो तुम संचली? तब ठीक है। देखिए ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड टू लॉन्ग सोलेनॉइड, यानी कि लंबी परिनालिका के बीच में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलेनॉइड और टोराराइड, टोराराइड इसके बाद टोराराइड है। जैसे एक लॉन्ग है, इसी को बाइंडिंग करके, जैसे मान लो कि एक कॉपर का कोई ले लिया, मैंने कोई स्टोन वगैरह का, और इस पे किसी कॉपर यानी तांबे के वायर से क्या कर दो, बाइंडिंग कर दो, तो ये किस रूप में है, लॉन्ग रूप में। तो ये हो गया आपका सोलेनॉइड। और जब इसको हम सर्कुलर बना देते हैं, जैसे उसमें लगा हुआ है, फैन में लगा है ना बाइंडिंग करके, वो देखना उसमें, तो वो जो है वो क्या है, वो टोराराइड है, टोराराइड। तो ये लॉन्ग सोलेनॉइड है। ये लॉन्ग सोलेनॉइड क्या हो गया, यानी एक लंबी परिनालिका कि किसी भी स्टोन के, यानी कोई भी अचालक ले लो, इंसुलेटर ले लो, और उस पर क्या करते हैं, बाइंडिंग कर दिया जाता है, किसका, वायर का, कोई भी वायर, कॉपर वायर का। अब क्या करो, बाइंडिंग कर दो। बाइंडिंग करने के बाद जब इसमें करंट फ्लो होता है तो इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, जब एक करंट फ्लो होती है और बाइंडिंग है तो ये सर्किल बनाती है, ऐसे आगे की तरफ बढ़ेगी। तो इसमें जो फिगर बनाया गया है, देखो यहाँ ये बता रहा है कि ये तो आपका सेंटर हो गया, देखो एंडो, इसमें ये जो मिड पॉइंट है, अब यहाँ इंड से शुरू होगा, धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करेगा। देखो यहाँ पे भी इंड पॉइंट है, ऊपर भी इंड पॉइंट है। तो आप हम देखते हैं कि इसमें दोनों होता है, जो करंट फ्लो होता है, तो इसके बीच में, इसके और इसके बीच में जब हम सेंटर के नजदीक आते हैं, सेंटर के नजदीक आते हैं, तो सेंटर के से धीरे धीरे बाहर की तरफ जाओ, इधर जाओ, तो इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वह सेम होता है। देखो पैरेलल बता रहा है, इनके बीच मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम है। केवल जब नजदीक आएंगे थोड़ा सा, तो थोड़ा सा कर्व बनता है, वहां वैल्यू अधिक हो जाती है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसा होता है, एक समान होता है, यानी करंट जो होता है वह सेम रूप से फ्लो होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को आप पढ़े थे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड को सेम लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो वह एक स्ट्रेट लाइन से सेम डिस्टेंस पे होता है। तो मतलब इन दोनों इंड के पॉइंट के बीच, दोनों इंड पॉइंट के बीच जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब आप दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू धीरे धीरे कम होता जाता है, और जब हम बाहर आ जाते हैं तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड लगभग शून्य होता है। इंड पर आएंगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन बीच में जब आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी। और वहां पे जो बीच वाला कंडीशन है वह मैग्नेटिक फील्ड क्या, जैसे पी पॉइंट है, देखो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी, और यहाँ पे जो मैक्सिमम होगी बीच में वह सेम होगा, उसमें चेंजेबल नहीं होगा। लेकिन जब धीरे धीरे बाहर निकलोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, कम होता चला जाएगा, बाहर निकल जाएंगे तो शून्य हो जाएगा। ऐसे ही ऊपर जाओगे तो धीरे धीरे कम हो। देखो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, यहाँ डेंसिटी अधिक है, लेकिन धीरे धीरे जा रहे हो तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है, देखो क्योंकि यहाँ पे जब करंट फ्लो होगी, यहाँ पे देखो ये ऐसे आ रहा है, तो ये डायरेक्ट ऊपर जाएंगे तो डायरेक्शन चेंज हो गया, नीचे आओगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इसमें नीचे जो है, इसको हम मान लो क्या, जैसे तुम लोग क्या कंफ्यूज थे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इससे क्या, ये कौन सा वाइज है, एंटी क्लॉकवाइज तो डॉट हो गया, और ये क्या है, क्लॉकवाइज है तो क्रॉस है। तो उसमें नहीं है, तुम जिसमें जो समझना चाहो, या नहीं भी लगाओगे तो भी, केवल न्यूमेरिकल लगाते समय हमको ये देखना है कि डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है। केवल डायरेक्शन शो करने के लिए हम उसको इंडिकेट कर देते हैं कि न्यूमेरिकल में कहीं गलत न हो। तो ये डायरेक्शन अपने हिसाब से शो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं क्लॉकवाइज को हम क्रॉस मानेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को डॉट मानेंगे, ऐसा कोई रूल्स नहीं है, जिसको आप चाहो जिसको मान सकते हो, ठीक है। बाकी आप एरो तो लगाए हो ना, एरो से तो पता ही चल रहा है कौन सा क्लॉकवाइज है कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों एक साइड है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो है ये आपका परपेंडिकुलर प्लेन में क्या है, डाउनवर्ड, और ये किधर है, परपेंडिकुलर प्लेन में अपवर्ड। ऐसे समझो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये देखो यहाँ पे क्या है, ये परपेंडिकुलर डाउनवर्ड आ रहा और ये परपेंडिकुलर अपवर्ड है, किसमें, प्लेन में। तो डाउनवर्ड जब हो रहा है तो डॉट है, डॉट से रिप्रेजेंट किया गया, और जब अपवर्ड हो रहा है तो क्रॉस से होगा ना। ये देखो अपवर्ड है, परपेंडिकुलर अपवर्ड प्लेन में, और ये परपेंडिकुलर
डाउनवर्ड, ठीक है। और बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम है। साइड में, इंड और बाहर सब जगह इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, क्योंकि ये किस में चलेगा, हम लोग क्या पढ़े हैं, एक कर्व पाथ, ये क्लोज पथ पढ़े हैं, ठीक है। एक क्लोज पथ का लाइन इंटीग्रल निकालना है। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होती है ये इस रूप में फ्लो होता है, ध्यान दो ऐसे, क्योंकि इस रूप में चल रहा है, ऐसे करते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो इस रूप में होता है, इसमें आपका डायरेक्शन देखो, P से Q, Q से R, R से S, S से P, ठीक है। तो अगर हम इसमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो हम क्या लिखेंगे, B इक्वल टू क्या होगा, B इंटू DL, कहां से कहां तक, P से Q प्लस Q से R, अलग अलग बनाइए, Q से R, B इंटू DL, ए वेक्टर लिख देता हूं यहां पे, प्लस R से S, B इंटू DL, और प्लस क्या बच गया, S से Q, S से P, हाँ, B इंटू DL, ठीक है। ये बना देते हैं, ठीक है। अब यहां पे एक चीज देखो, P से Q, ये मैग्नेटिक फील्ड और इसका डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। तो यहां पे जब इसको लिखोगे B इक्वल टू टोटल, तो क्या मिल गया, B DL cos 0 प्लस B DL Q से R कितना हो जाएगा, cos 90 प्लस R से S, B इंटू DL, ए आउट है, बाहर है, हालांकि जीरो वो भी हो जाएगा, DL cos 90, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, यह जीरो हो गया, यह जीरो हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, बाहर है। यहां लिख देते हैं B इंटू R से S, B इंटू DL, ये कहां है, आउटर है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। तब फिर नेट क्या निकल गया, B, यानी बाहर है, केवल समझो ऐसे ही, ज्यादा बकलोली ना करो। तो यह क्या बच गया, 0, इसका 0 नहीं हुआ, ये तो बच्चा इसका ना, ये बच गया B इंटू यल, B इंटू यल, ये B नेट है, B इन लिख दे रहा हूं, इन साइड निकाला जा रहा है, और प्लस ये क्या बच गया, 0 प्लस 0 प्लस 0, 3 4 तो हो ही गया। तो टोटल जो B नेट बचा, B इन जो टोटल निकला, क्या निकला, B इंटू यल, ठीक है। अब इसमें अगर मान लो कि पर यूनिट लेंथ का नंबर ऑफ टर्न, अगर इसमें पूरा, चूंकि लंबाई बहुत होगा, तो इसको हम मान लेते हैं कि, यहां लिख देता हूं नेक्स्ट, इफ नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल एन हो, क्या हो, स्मॉल एन हो, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, अगर इसका लेंथ कितना हो, यल, अगर ये पूरा लेंथ कितना है, यल, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, एन इंटू यल, और टोटल करंट तब इसमें कितना हो जाएगा, टोटल करंट कितना हो जाएगा, टोटल करंट एन इंटू यल, तो टोटल उसका लेंथ हो गया, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई, तो कितना हो गया, एन यल इंटू आई, एन यल इंटू आई। तो इसको मान लो फर्स्ट ये हो गया, और ये हो गया आपका सेकेंड। बाकी आप पढ़े क्या हो एम्पियर सर्किटल लॉ में, कि जो टोटल बी होता है, बी इंटू यल, यह किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट एन यल इंटू आई, तो यल से यल कैंसिल, तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आ गई, वही जो निकालना चाह रहे हो, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू
आई, यही होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड। किसी लंबी परिनालिका के भीतर यानी अंदर बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट एन इंटू आई है, जहां स्मॉल एन क्या है, पर यूनिट लेंथ है। तो अगर टोटल मान लो कि टर्न क्या है, कैपिटल एन हो, तो एन इजकल टू एन इंटू यल है, तो एन इजकल टू क्या हो जाएगा, एन अपन यल। तो यह वैल्यू अगर इसमें रख दो, कहीं फार्मूला अगर इस तरह का मिलेगा तो घबराना नहीं है, मतलब ये हो गया कि वो पर यूनिट लेंथ का दिया है, क्या दिया है, न्यूमेरिकल जब लगाओगे तो वहां पे पर यूनिट लेंथ दिया रहेगा, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें देखो आउटर साइड में क्या होता है, 0, लेकिन ये फार्मूला म्यू नॉट एन आई अपन 2 कहां से आया है, इसको अगर समझने के लिए देखो तो अगर मान लीजिए कि ये एक आपका लाइन है, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया, मिड पॉइंट क्या है, पी है, तो ये मान लो कोई पॉइंट पी अगर लिए हैं और ये आपका ये बीच का पॉइंट हो गया ऐसे, तो यहां से मान लो ये कितना बन रहा है, θ1, क्या बन रहा है, θ1, और यहां बन रहा है θ2, θ1 और θ2 बन रहा है। तो सिंपल सा मैग्नेटिक इसका अगर फार्मूला लिख लो तो B इक्वल टू, इससे हम पूरा निकाल लेंगे, B इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई अपन 2, और ये हो गया cos θ1 माइनस cos θ2, ये मेजर फार्मूला है जनरली। अब इसमें अगर आप मिड पॉइंट में आओ, कहां जाओ, मिड पॉइंट में, मिड में जब आओगे तो cos θ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिड में जब आओगे सेंटर पे, मिड पॉइंट पे निकालना है, तो सेंटर पे जब आ जाओगे तो θ1 की वैल्यू 0 और θ2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 90 डिग्री। ठीक है, तो जब इसमें रखोगे, नहीं 90 डिग्री कैसे होगा तुम्हारा, जब इसको मिड पॉइंट में आओगे तो ये तुम्हारा टोटल यहाँ पे 0 हो जाएगा, सही है। θ1 इक्वल टू क्या हो गया, 0 डिग्री, और θ2 इक्वल टू हो जाएगा 180, सीधे ए बी इसके मतलब पैरेलल आ जाएगा मिड में निकालने के लिए। तो अब ये वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अरे 1 और -1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या मिल गया, म्यू नॉट एन आई, यही आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर इंड पॉइंट पाओ, यहाँ पे ध्यान दो, अगर यहाँ पे निकालते हैं तो θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, θ1 की वैल्यू, θ1 की वैल्यू यहाँ पे जब आओगे तो ये इंड पॉइंट पे जब आओगे तो θ1 की वैल्यू क्या ले लो, 0, ठीक है, और θ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंड जब आ जाओगे तो ये जब यहाँ पे आ जाओगे तो ये तुम्हारा एक तरह से इसके पैरेलल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 180 ले लो, 180 ले लो, θ2 इक्वल टू कितना हो गया, 1, कितना आ जाएगा, तो फिर उल्टा हो जाएगा, ये समझे या गलत हो रहा है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर यहाँ पे आ रहे हो तो ये सीधे परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे जब आओगे तो सीधे परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इनफाइनाइट भी है, ये क्या है, लंबी परिनालिका जो है, लंबी परिनालिका मतलब इनफाइनाइट है। यहाँ पे θ1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, θ1 जब 90 डिग्री ले लोगे और जब ये 90 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 180 हो जाएगा, θ2 इक्वल टू हो जाएगा 180। तो बी आउट क्या निकाला जा रहा है, बी आउट नहीं, बी इन, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट एन आई, cos 90 की वैल्यू 0 और cos 180 का -1, तो कितना हो गया, 2। तो ये इंड होता है, ध्यान रखना, ये कहाँ है, सोलेनोइड के इंड पॉइंट पर, जो यहाँ पे बताया गया है, ये बी इंड, यहाँ पर कितना हो रहा है, म्यू नॉट एन आई अपन 2। मतलब ये हुआ कि अगर किसी सोलेनोइड के बीच में मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो तो इंड पॉइंट का 2 गुना होता है, या ये कहा जाए कि इंड पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वह बीच के यानी इन मिड पॉइंट का हाफ होता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि यहां से जब आगे की तरफ बढ़ रहे हो तो धीरे धीरे कम हो रहा है, और जब बाहर चले जा रहे हो तो क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, और बीच में एक फिक्स पॉइंट है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम है, मिड पॉइंट में ये इतना क्या है, ये सब सेम है। तो उसको जब ग्राफ बनाओगे तो देखिए यहाँ पे
इधर आओगे तो शून्य, इधर भी आओगे तो शून्य। एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम है। अब यहां से जब आगे की तरफ बढ़ रहे हो तो धीरे धीरे कम होते हुए यहाँ पे आ गए, मान लो L/2 हो गया, और इधर भी कितना हो गया, -L/2 हो गया। अब यहाँ पर जो वैल्यू है देखो, इन दोनों पॉइंट पे इन पॉइंट हो गए, दोनों क्या हो गए, क्योंकि L/2 L हो गया ना। अगर पूरा लेंथ L है तो यही तुम्हारा इंड पॉइंट इसका हुआ और दूसरे का इंड पॉइंट ये हुआ। तो इस मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, μ0Ni/2। अब बाकी जब बाहर जा रहे हो तो 0 हो जाएगा, और बाकी बीच में कितना है, ये पूरा लाइन कितना बता रहा है, μ0Ni। तो यही जो सोलेनॉइड है यानी लंबी परिनालिका का टोटल, इस फिगर में ध्यान रखो, तो इस फिगर से तुम्हारा टोटल, इसको छोड़ दो, इस पूरे फिगर से ये मैग्नेटिक लंबी परिनालिका सोलेनॉइड हो गया। आउट में आपका 0, इन पे μ0Ni/2 और बीच में μ0Ni। और इसको ग्राफ जब प्लॉट करोगे तो ऐसे इसका ग्राफ बनेगा, क्योंकि बाहर 0 हो जाएगा, बाहर 0 हो जाएगा। और एक ऐसा पॉइंट है जहां पे वो सेम है, जो यहाँ पे देखो इसमें फिगर में मैग्नेटिक फील्ड सब क्या है, बीच में सेम है, उसकी वैल्यू कितनी है, ये पूरे बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला गया उसकी वैल्यू कितना है, उसकी वैल्यू है μ0Ni। ठीक है, फिर एक बार देखिए, वास्तव में ये लंबी परिनालिका के बीच मैग्नेटिक फील्ड, चूंकि बहुत ज्यादा अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो वायर का बाइंडिंग करना पड़ेगा। तो उसको दो तरीके से करते हैं, एक सर्कुलर, जब सर्कुलर करोगे तो उसको हम टोरॉइड कहेंगे, और एक सिलेंड्रिकल किसी इंसुलेटर पर जब बाइंडिंग करते हैं तो क्या हो जाता है, सोलेनॉइड हो जाता है। ठीक, अब उसके बीच में हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना, मान लो आपका फिगर से देखो पता चल रहा है कि ये इसी तरीके की बाइंडिंग होता है। इसमें आपका करंट एंट्री किया और बाकी ऐसे रोटेट करते हुए ये बाहर आ गया। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड होता नहीं, बहुत ही कम होता ना। देखते हो कि वायर में करंट फ्लो होता है, अगर 11,000 और थोड़े से दूर जाओ तो थोड़ा खींचता अपने तरफ, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, लगभग 0 के इक्वल मान लेते हैं। तो ये बाहर इंड यानी यहाँ पे यानी ये टच करने पर ये इंड पॉइंट पे और इसके बीच में और बाहर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, यही निकाला जाएगा। तो इसके बीच जो करंट का फ्लो होता है वो इस रूप में होता है। देखो यहाँ पर आपका बीच में देखो क्या है, ये लगभग ये देखो तो ये सब क्या है, सेम है। बाहर जा रहे हो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इसके बाहर भी जा रहे हो तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ऐसे रोटेट करते हुए चलता है। डायरेक्शन इसका बीच मिड पॉइंट के ऊपर जाओगे तो डायरेक्शन ऐसे हो गया, दूसरे वाले रूट में जाओगे तो डायरेक्शन ऐसे है। डायरेक्शन दोनों सेम ही है, डायरेक्शन दोनों सेम है। देखो यहाँ पे जब आ रहे हो तो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड हो रहा है, और ऐसे जाओगे तो परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा, इसलिए दो डायरेक्शन दिखाया गया। जब ऐसे रोटेट करेगा तो ये परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, डाउनवर्ड, और ये परपेंडिकुलर अपवर्ड हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये दो डायरेक्शन शो किया गया। दोनों डायरेक्शन शो करने के लिए आप ऐसे करते हो, मैंने इस रूप में होता है। और लेकिन इस रूप में दिखता नहीं है, जनरली आपका जो मेटल्स माने जो मिलता है सोलेनॉइड, ये इस रूप में होता है, ऐसे ही मिलता है, ऐसे ही लगा रहता है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम देखोगे इस रूप में होता है। तो अब यहाँ पे ये डायरेक्शन के हिसाब से हो गया आपका क्रॉस और डॉट, और इसमें मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये जो पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जो होगा, क्योंकि DL cos थीटा होता है, तो पैरेलल जो होगा उसी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी और बाहर नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही लाइन बच रहा है कि P से Q में ही केवल मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। तो ये जो लिखा गया इसका कोई, इससे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे तुम लोग? ठीक है, अरे P से Q, Q से R, R से S, S से P हो गया, बस इसमें केवल बचेगा, बाकी सब में 0 हो जाएगा। इसको दिखाने के लिए भी यहां लिख देना, चूंकि ये क्या है, आउट है, इसलिए उसमें क्या हो जाएगा, 0 है। तो टोटल आपका B इन क्या बचा, B इंटू L, ये BL हो गया। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके इक्वल होता है, ये पूरे BL क्या लाइन इंटीग्रल निकाले हो ना, ये B क्या निकाले हो, लाइन इंटीग्रल निकाले, किसके इक्वल होता है, टोटल करंट फ्लो होने वाले ये म्यू नॉट के इक्वल। तो इसमें टोटल करंट कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं कि इसका लेंथ कितना है L, अपर यूनिट लेंथ का नंबर ऑफ टर्न कितना है स्मॉल, यानी ये तुम नाप सकते हैं कितना है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, N इंटू L टोटल लेंथ हो जाएगा, और टोटल करंट क्या हो जाएगा, L इंटू आई, समझे, N इंटू L टोटल लेंथ है, और टोटल करंट उसमें कितना होगा, L इंटू आई। अब इसको लिख देंगे आप किसके अकॉर्डिंग, एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग, B इंटू L इक्वल टू म्यू नॉट N L आई, L से L कैंसिल, ये आपका फार्मूला आ गया। अब यहाँ पे कभी कभी न्यूमेरिकल जब लगाओगे तो पर यूनिट लेंथ दिया रहता है, तो इसलिए यह फार्मूला यूज आप करेंगे, B इक्वल टू म्यू नॉट N आई अपन L, कैपिटल N अपन L, जबकि स्मॉल n जो है पर यूनिट लेंथ है, कैपिटल N
पूरा लेंथ है, ठीक है। अगर यहाँ पे चाहो तो क्यों लिख सकते हैं म्यू, कहाँ गया, एन अपान एल, नहीं हो पाएगा, एन अपान एल ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जनरली कभी कभी आता है कि इन पॉइंट बीच में या कहाँ पे निकालना है, तो उसके लिए आप एक जनरली समझ लो कि ये मिड पॉइंट आपका था, यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, कोई भी ले लो, ये पी मान लो, उसमें है यहाँ पे ये पी पॉइंट है। तो अब यहाँ पे देखो धीरे धीरे हो रहा है, तो एंगल चेंज हो रहा है ना, देखो जैसे जैसे रोटेट कर रहा है वैसे वैसे एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए और बीच में निकालना हो, तो जब ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो थीटा वन फ्यूजन दूर करो, सही है। नहीं नहीं देखो ए मतलब ये हुआ, ए एक बार देख लेते हैं इसको, ये दिया है तुम्हारा पी पॉइंट ना, ये मिड पॉइंट कहीं भी अगर बीच में लेते हो तो बीच में लेने के लिए यहाँ पे ये यही यहाँ बनाया हूं इसको, ये मिड पॉइंट पी हो गया और ये दोनों आपका इन पॉइंट हो गया, चलो ये मिड पॉइंट पी हो गया, ठीक। अब आप कहीं पे भी किसी पॉइंट पे लिया जा सकता है, यहाँ 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 कहीं पे भी, है ना, कहीं पे भी, तो एंगल चेंज होगा ना। जैसे यहाँ पे जब रोटेट कर रहा है तो देखो ये एंगल कहीं पे भी जाओगे तो यहाँ से एंगल चेंज हो रहा है। तो मिड पॉइंट पे जब हम लेते हैं तो मान लो यहाँ पे कहाँ लिया गया है, मिड पॉइंट में लिख देता हूँ यहाँ पे मिड। तो जब मिड में होगा तो ये थीटा वन इजकल टू जीरो तो हो जाएगा बीच में, क्योंकि मिड का मतलब है बीच में हो गया, तो थीटा वन इजकल टू क्या हो गया, जीरो, और थीटा टू भी इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 180। ये तो ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना ये चीजें। मिड पॉइंट में, मिड पॉइंट में होने पर जैसे मान लो अगर यहाँ नहीं निकालना है, यही निकालना है, तो थीटा वन कितना हो गया, जीरो हो जाएगा। ये ऑलरेडी थीटा वन जीरो हो जाएगा और ये थीटा टू इधर आ जाएगा, मतलब मिड पॉइंट में तो इधर डायरेक्शन हो जाएगा, इसका इधर डायरेक्शन हो गया, तो एक जीरो हो जाएगा और एक 180 हो जाएगा, तो तुम्हारा ये आ जाएगा। दूसरा कह रहा है कि ये वाला जो है ये इनफाइनाइट के लिए मान लेते हैं कि अगर मान लो क्या हो, इनफाइनाइट हो और उसके एक इन पॉइंट पे निकालना हो, तो आप पढ़े थे ना कि अगर मान लो इनफाइनाइट वायर है तो उसके इन पॉइंट से अगर किसी पॉइंट पर ले रहे हो तो थीटा वन की वैल्यू क्या हो जाएगी 90। जैसे मान लो कि अगर इस पॉइंट ए कहां हो जाए, बहुत इनफाइनाइट दूर हो जाए, तो उसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इनफाइनाइट वायर की वजह से किसी पॉइंट पर जो एंगल होगा वो कितना होगा, थीटा वन इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा टू तो जनरली यही होगा आपका, ये कितना हो जाएगा, जब ये 90 एक हो जाएगा तो दूसरा आपका 180 हो जाएगा, दूसरा आपका 180 होगा। ये इनफाइनाइट के लिए, इनफाइनाइट के किसी एक इन पॉइंट पे आ जाओ ऐसे, तो थीटा वन इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। तो जब आप यहां इसको ये लाओगे तो ये दूसरा ऑलरेडी यहां पे आ जाएगा, तो ये किधर हो जाएगा 180 हो जाएगा। ये पॉइंट किसके लिए है, यहां पे देखो ये आपका इंड पॉइंट है, मान लो यहाँ पे इनफाइनाइट आ गए, तो जब इनफाइनाइट पे आओगे तो ये आपका कहां आ जाएगा, इधर आएगा ना थीटा, तो ये तुम्हारा पर इंड पॉइंट हो गया, तो बहुत इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे एंगल कितना हो गया 90 हो जाएगा, और दूसरा ऑलरेडी इसके पैरेलल हो जाएगा, तो इसलिए थीटा टू इक्वल टू 180 हो गया। रखोगे तो ये आपका इन पॉइंट हो गया, ठीक है। इनफाइनाइट के लिए इन पॉइंट पर थीटा वन इक्वल टू 90, और मिड पॉइंट में जब लेंगे तो थीटा वन इक्वल टू 0 और थीटा टू इक्वल टू 180 आपके। बाकी ये ग्राफ से रिप्रेजेंट है। टाइम हो गया, क्वेश्चन लगाओगे इसलिए 9-10 हो गए, चलो ठीक है, रहने देते हैं। धन्यवाद आज के लिए, बस इतना ही। इसको सेव करता है। हाँ?